ओके, आ गया, क्लियर है, डन। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सत्यव्रत पांडे जियो लाइफ एग्रीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है, विषय है, वह है आलू की फसल के बारे में। आज का विषय है आलू की बोनी के लिए जमीनी पोषण प्रबंधन और बीजोपचार। मैं आपके सामने एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं, जिससे कि हमें यह ज्ञात होगा कि आज हम आलू के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। आलू पांडे की कहानी, सत्यव्रत पांडे की जुबानी। आलू, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। सभी सब्जियों के साथ आलू मिक्स हो जाता है। आलू दुनिया में चावल, गेहूं और मक्के के बाद चौथी सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। आलू की खेती में क्षेत्रफल और उत्पादन में भारत 5वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल देश के प्रमुख आलू उत्पादक राज्य हैं। आलू की लवणी और क्षारीय मिट्टी को छोड़कर सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। इसका इष्टतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आलू की फसल कम अवधि की होती है और सघन फसल प्रणाली में अच्छी तरह से फिट हो जाती है। अब आलू पांडे बात कर रहे हैं सत्यव्रत पांडे से कि बताइए आलू पांडे जी, आपका बीज उपचार हुआ क्या? तो आलू पांडे जी जवाब देते हैं सत्यव्रत पांडे को, ये बीज उपचार क्या है भैया? सत्यव्रत पांडे जी जवाब देते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। बीज उपचार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फसल में बीज उपचार बहुत जरूरी है। बीज उपचार ना हो तो उसमें कीट और बीमारियां लग जाती हैं। आज हम जानेंगे कि बीज उपचार कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और बीज उपचार ना करने के क्या क्या हानियां हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न था वो ये था कि बीज उपचार क्या है। फफूंदनाशी और कीटकनाशी को आपस में मिक्स करके मिलाया जाता है बीजों में, जिससे कि बीज के ऊपर लेपन हो जाता है। यह प्रक्रिया बीज उपचार कहलाती है। बीज उपचार क्यों करना चाहिए? बीज उपचार इसलिए करना चाहिए क्योंकि बीज उपचारित है, उन पर बीमारियों का प्रभाव कम होता है। बीज उपचार ना करने से क्या क्या हानियां होती हैं? बीज उपचार ना करने से हानियां यह होती हैं कि बीज पर कीट और बीमारियों का प्रभाव बढ़ जाता है। आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं कि जब शिशु छोटा रहता है तब उस शिशु के लिए डॉक्टर बहुत सारे टीके लगवाते हैं क्योंकि शिशु बीमार ना पड़ जाए। ऐसे ही बीजों के साथ होता है। बीजों में हम बीज उपचार इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा बीज स्वस्थ रहे और उस पर कोई भी बीमारी और कीट ना आ पाए, जिससे कि हमारी फसल का उत्पादन अच्छा हो सके। बीच में रोकना पड़ा था और अब ये वापस से तकनीकी जो है सुधार हो चुका है। अब आगे की जानकारी जो है आपको डॉक्टर सानवी देगी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सावनी, जो अभी हमारे साथ सत्यव्रत पांडे जी थे, उन्होंने आपको जानकारी दी कि आलू में शुरुआती बुआई के अवस्था में कौन से पोषक तत्वों की जरूरत रहती है। इस बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है। तो ये आलू पांडे जी है, तो उन्होंने तो सवाल पूछा था कि ये बीज उपचार क्यों करना चाहिए, इसका क्या उपयोग होता है और हम लोग इससे क्या फायदा हासिल कर सकते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा कि बीज उपचार की क्या वजह है और क्यों करना चाहिए हम लोगों को बीज उपचार। बीज उपचार इसलिए करना चाहिए ताकि जो बीज है वो एक संपूर्ण स्वस्थ रूप से आगे उसका जो रूपांतर है वो वनस्पति में, अच्छे पौधों में होने के लिए हम लोग बीज उपचार करते हैं। जो भी
ज़मीन में पहले से मौजूद बीमारियां फैलाने वाले जो जीवाणु हैं, उनके वजह से जो भी बीमारियां आती है, तो उनकी रोकथाम हम लोग पहले से ही कर सकते हैं अगर हम लोगों ने बीज उपचार किए हैं। ठीक है, तो अभी बीज उपचार के बारे में तो समझ में आ गया, लेकिन आलू पांडे जी बोल रहे हैं कि शुरुआती अवस्था में कौन से पोषण तत्व देने हैं जो वनस्पति के लिए, जो हमारे आलू को अच्छे उगाने के लिए जरूरी रहते हैं। तो अभी ये जानकारी तो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये है आलू की फसल का संपूर्ण पोषण पैकेज। ये ज्योलाइफ कंपनी का, मतलब ज्योलाइफ एग्रीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पूरा संपूर्ण पोषण पैकेज है, जिसका अगर उपयोग आप अपने खेती में करते हैं, आप अपने आलू की फसल में करते हैं, तो शुरुआती अवस्था से लेकर उसको फसल कटने तक की अवस्था तक पूरा पोषण आपके आलू को मिल सकता है। तो यहाँ पे जब भी बुआई की अवस्था आती है, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि बुआई की अवस्था में कौन से पोषण तत्व जो है वो देने जरूरी है। तो यहाँ पे बुआई की अवस्था में जाएंगे, पहले तो फाउंडेशन जाएगा, देन हमारा अल्ट्रामैक्स है, देन कार्बन स्टोन, देन जब हम आगे देखते हैं तो विगर राजा जाएगा और बैक्टोगैंग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक वन बाय वन देखते हैं कि इसमें क्या जरूरतें हैं, हम लोग फाउंडेशन क्यों दे रहे हैं, अल्ट्रामैक्स में ऐसा क्या है, कार्बन स्टोन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से किसान भाइयों को फायदा पहुंचता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सभी जो किसान भाई है उनको कितना भी मना करे वो एनपीके तो देते ही देते हैं, राइट। अभी जो भी वनस्पतियां हैं, जो भी पौधे हैं, जो भी किसान भाइयों की फसलें हैं, तो उनके अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी रहता है, पहले तो उनकी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए जरूरी रहता है CHO, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन वो कहाँ से आता है, वो तो जो भी पर्यावरण में मौजूद है, कार्बन है, देन ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, तो वो हमें अलग से उसको देने की, पौधों को देने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जो आगे की NPK है, जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ठीक है, देन पोटेशियम है, ये जो प्राइमरी एलिमेंट्स है, पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व है, तो वो देना जरूरी रहता है और वो बड़ी मात्रा में पौधों को लगते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं, वो आप किसान भाई जो है वो मेजरली जो NPK फर्टिलाइजर्स जो है, जो मार्केट में अवेलेबल है, उनसे देते ही देते हैं। ठीक है, तो मतलब किसान भाइयों को अलग से नहीं बताना पड़ता कि आपको ये NPK देना है, ये नाइट्रोजन इतना देना, यूरिया इतना देना है, फॉस्फोरस इतना देना है, पोटेशियम इतना देना है, ये जरूरत नहीं रहती कि उनको अच्छे से बताया जाए। तो उनको जब आगे हम लोग देखते हैं तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आती है, उसमें रहता है कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, सल्फर आता है। ठीक है, तो ये पोषक तत्व है, ये भी उतने ही जरूरी रहते हैं। ये सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उनके भी फसल की अच्छी बढ़वार में बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। तो ये हम लोग कहाँ से दें, तो हम लोगों ने क्या किया है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन जो बेनिफिशियल एलिमेंट है, तो उसको उठा के हम लोगों ने अल्ट्रामैक्स में ऐड किया है। तो अल्ट्रामैक्स ये जमीन की जो कैपेसिटी है, फर्टिलिटी है, जो गुणवत्ता है, वो बढ़ाने के लिए काम करता है। साथ ही साथ जो बाकी के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो वो कहाँ से मिलेंगे, तो वो फाउंडेशन से मिल सकते हैं। हम लोगों ने पूरा फाउंडेशन को मतलब बकेट की तरह बनाया है, जिसमें सभी प्रकार के जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ट्रेस एलिमेंट्स है, वो हम लोगों ने वहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, साथ ही साथ में हम लोग वहाँ पे दे रहे हैं बैक्टोगैंग दे रहे हैं, तो विगर राजा दे रहे हैं एंड कार्बन स्टोन दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन आगे देखेंगे कि हम लोग कैसे जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी पोषक तत्व है, उनका उपयोग करके कैसे हम लोग अपने आलू की फसल को अच्छे से उगा सकते हैं, अच्छी फसल हम लोग ले सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं अल्ट्रामैक्स की। तो अल्ट्रामैक्स पहले क्या है कि ये सिलिकॉन आधारित मृदा संवर्धक है। तो इससे जो सॉइल कंडीशनर बोलते हैं, आप लोगों को ये टर्म पता होगी। तो अल्ट्रामैक्स में
एग्जैक्टली क्या है कि अल्ट्रामैक्स में हमने कैल्शियम ऐड किया है, देन मैग्नीशियम ऐड किया है, देन सिलिकॉन ऐड किया हुआ है। तो सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन ये बहुत उपयुक्त पोषक तत्व है, जिसकी वजह से एक अलग अनोखा मिश्रण इसमें अल्ट्रामैक्स में हम लोगों ने ऐड किया है। यह फसल को मजबूत बनाने के साथ फसल को गिरने से भी बचाता है, मतलब ये लॉजिंग रेजिस्टेंस जो है वो देने के लिए हेल्प करता है। साथ ही साथ यह फसल की रोग प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ाता है, जिससे कीट और रोग से बचाव होने के लिए मदद होती है। साथ ही साथ सभी प्रकार की मिट्टी में अल्ट्रामैक्स जो है वो प्रभावपूर्ण कार्य करता है। अल्ट्रामैक्स के कारण पैदावार में लक्षणीय वृद्धि होती है। जो अल्ट्रामैक्स है उसमें कैल्शियम हम लोगों ने दिया है, तो कैल्शियम के फायदे तो सभी को पता है, ये सेल डिवीजन में काम करता है, सेल इलोंगेशन में काम करता है। साथ ही साथ जो भी सेल वॉल स्ट्रेंथनिंग है तो उसमें फायदा पहुंचाता है। जो मैग्नीशियम है तो वो क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफिल का कंटेंट है, तो क्लोरोफिल क्या काम करता है, वो एक हरा भरापन देने का काम करता है। जो हरा रंग रहता है पौधों की पत्ती में, हरा रंग रहता है, हरापन रहता है, वो क्लोरोफिल की वजह से आता है। ठीक है, और क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है जिससे वनस्पति का अन्न तैयार होता है, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट रहता है। तो ये मैग्नीशियम का काम रहता है। ठीक है, तो सिलिकॉन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। सिलिकॉन क्या करता है, एक लेयर परत तैयार करता है। जो लीव्स वगैरह है, पत्तियां है, तो उनके अंदर एक परत तैयार करता है। तो जो भी कीट है या फिर फफूंद है तो उनके प्रभाव से ये पत्तियों को, हमारे पौधों को बचाने का काम करता है। एक रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ाता है। हमारे जो वनस्पति है, जो हमारे अभी आलू की फसल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आलू की फसल को मजबूती कौन देगा, ये सिलिकॉन जो है वो पूरा वो जो कीट है या फिर फफूंद है उसके अटैक से बचाने का कार्य करेगा। इससे उसका नेचुरल प्रोटेक्शन होने के लिए काम करेगा, मतलब उसको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो बाकी के पोषक तत्व है तो उनकी उपलब्धता में भी सिलिकॉन है वो महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है। तो ये हम लोग किस मात्रा में दे सकते हैं जिसके कारण फसल को अच्छा उसका फायदा मिल सकता है, ये 20 से 40 किलो की मात्रा में हम लोग दे सकते हैं। 20 से 40 किलो पर एकड़ के मात्रा में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज कैसे करना है, इसका इस्तेमाल हम लोगों को कैसे करना है, जैसे कि हम लोग खाद में मिला के इसको दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ खाद की पहली मात्रा के साथ खाद में मिला के हम लोगों को इसको देना है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन में ऐसा क्या है कि ये एक प्रभावी काम करता है, जमीन की जो मृदा जमीन है उसका स्वास्थ्य बढ़ाने का काम करता है। ये भी एक सॉइल कंडीशनर का काम करता है। ये इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद है, साथ ही साथ सिलिका है और जो भी मतलब जड़ों का विकास करने वाले एंजाइम्स का अनोखा मिश्रण इसमें ऐड किया गया है। जो इसमें ये क्या काम करता है कि जो भी रूट डेवलपमेंट है, जो जड़ें है, तो जड़ों का विकास होना भी एक शुरुआती अवस्था में अगर अच्छा विकास होता है जड़ों का, तो आगे जाके उससे जो भी पोषक तत्व मिलते हैं तो वो अच्छे से वो ले सकते हैं जमीन से। तो जड़ों के विकास के लिए ये फाउंडेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है। साथ ही साथ जो प्रारंभिक फसल की बढ़वार है तो उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वो बढ़वार, जो प्रारंभिक बढ़वार है, वेजिटेटिव ग्रोथ हम लोग उसको बोलते हैं, तो उसको भी बढ़ाने के लिए काम करता है। साथ ही साथ फाउंडेशन में वाटर रिटेंशन पॉलीमर हम लोगों ने ऐड किए हैं। वाटर रिटेंशन पॉलीमर क्या काम करते हैं, वो फसल जो रहती है, जो जमीन है हमारी, तो उसमें पानी की धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत टाइम तक सूखा पड़ा है, कभी जो हम लोग इरिगेशन देते हैं, पानी देते हैं, तो किसी कारण वो हम लोग नहीं दे पा रहे, तो इस कारण से जमीन के अंदर की नमी जो है वो कम होती जाती है। लेकिन अगर हम लोगों ने फाउंडेशन यूज किया है वहां पे, तो फाउंडेशन में जो वाटर रिटेंशन पॉलीमर हम लोगों ने ऐड किए हैं
जिसमें मौजूद है, तो वो जमीन की पानी धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे जमीन में नमी बनी रहती है, बहुत समय तक वो नमी बनी रहती है, और हमारी जो फसल है तो उसके वो ड्रॉट कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब उसमें पानी की कमतरता नहीं दिखाई देती। अगर हम लोग जमीन में फाउंडेशन यूज करते हैं तो जमीन की पानी धारण करने की क्षमता बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ इससे फसल की जो बुनियाद है वो मजबूत बन जाती है, फसल जो है वो अच्छा ग्रो करने लगती है। अगर उसके जड़ें मजबूत है, उसमें जो प्राइमरी रूट होते हैं, जो सेकेंडरी रूट होते हैं, जो वाइड रूट डेवलपमेंट रहते हैं, सफ़ेद जड़ बोलते हैं हम लोग उसको, तो उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। वो जमीन से पोषक तत्व जो है वो सारे पौधों को देते हैं। तो अगर वो जड़ें ही मजबूत रहती है तो आगे जाके वो फसल उससे हम लोगों को अच्छा उत्पाद मिलने की वो क्षमता रखते हैं। तो हम लोग अगर फाउंडेशन का यूज करते हैं तो हमारी जो फसल है वो आगे जाके एक सेहतमंद फसल में रूपांतरण हो सकता है। तो इसकी जो मात्रा है तो हम लोग इसको 4 किलो प्रति एकड़ खाद के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। 4 किलो प्रति एकड़ के लिए ये सफिशिएंट है। जहाँ हम लोग देखते हैं कि बाकी जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स है तो उनको 50 किलो या 25 किलो 100 किलो बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में जो प्रोडक्ट जो है वो जाते हैं, लेकिन हमारा फाउंडेशन एक बकेट है न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की, लेकिन सिर्फ 4 किलो प्रति एकड़ के लिए ये काफी है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि विगर राजा, ये जहाँ दुनिया में इसकी चर्चा है हमारे विगर राजा की, तो इसमें ऐसा क्या है कि विगर राजा आज पूरी मतलब किसानों में मतलब एक नंबर 1 पे है, एक सभी जगह पे ये छाया हुआ है। जहाँ पे जाते हैं विगर राजा अपना अलग ही प्रभाव छोड़ देता है। तो ऐसा इसमें क्या है, हम लोगों ने उसको, जो हमारी फसल है, आलू की फसल है, उसको NPK दे दिया, ठीक है, उसको हम लोगों ने कैल्शियम दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, सिलिकॉन दे दिया अल्ट्रामैक्स के द्वारा। हम लोगों ने फाउंडेशन से बकेट भर के उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो दे दिए, लेकिन सभी तो न्यूट्रिएंट्स हम लोग रूट जोन में थोड़ी दे रहे हैं, वो साइड के जगह में नियर बाय एरिया में गिरे रहते, राइट। तो ऐसे में सब वो जड़ों को कैसे मिल जाएंगे, वो पौधों को कैसे वो उपलब्ध स्वरूप में मिल सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने विगर राजा यूज किया है। तो विगर राजा में ऐसा क्या है, तो विगर राजा में हम लोगों ने माइकोराइजा ऐड किया है। माइकोराइजा क्या काम करता है, उसमें वेसिकुलर आर्बोस्कुलर माइकोराइजा जो एक फफूंद है, तो वो हम लोगों ने वहां पे ऐड किया है। वो क्या काम करता है कि एक जगह पे जड़ है, ठीक है, जो पौधे हैं तो पौधों की जड़ एक जगह पे रूट जोन एरिया में है, ठीक है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स है वो दूसरी जगह पे गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा विगर राजा हम लोगों ने यूज किया है, तो उसमें जो माइकोराइजा प्रेजेंट है, माइकोराइजा मौजूद है, तो वो ना वहाँ पे एक नेटवर्क बना देता है। वो क्या काम करता है, वो यहाँ से जाके पूरा जहाँ पे वो न्यूट्रिएंट गिरा हुआ है तो वहां तक वो पूरा रीच हो जाता है, मतलब पूरा नेटवर्क फैला देता है, और वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के द्वारा काम करता है। वो जड़ों को वो न्यूट्रिएंट्स लाके देता है, ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स है तो वो अच्छे से प्लांट्स को मिल सकती है जड़ों के थ्रू। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो माइकोराइजा प्ले करता है। साथ ही साथ जो विगर राजा है, माइकोराइजा है, उसमें माइकोराइजा क्या करता है कि जड़ों को मजबूती देने का काम करता है, जड़ों को विकास का काम करता है, ताकि अच्छे से जड़ों का विकास हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के अंदर जा सकते हैं, ज़मीन के अंदर जाके वो जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसकी अच्छे से एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व है वो ले सकते हैं, ताकि पौधों का जो विकास है वो अच्छे से हो सकता है, ठीक है। तो साथ ही साथ विगर राजा में हम लोगों ने बाकी के जो एंजाइम्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ठीक है, ये सारे मिलाए हुए हैं। साथ ही साथ इसमें एक न्यूरोस्पोरा क्रासा का एक्सट्रैक्ट भी मिलाया गया है। तो ये
जो सर्वांगीण विकास है, जड़ों से लेकर वो पूरे पत्तों तक ब्रांचेस फॉर्म करने के लिए पूरा काम करता है और एक अच्छी हेल्दी स्वास्थ्य बढ़वार के लिए फसल को मदद करता है। तो नेक्स्ट जो है हमारा प्रोडक्ट है बैक्टोगैन। तो बैक्टोगैन हम लोग देखेंगे कि क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो भी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये जमीन में तो देते हैं हम लोग, लेकिन वो जो पौधे हैं, जो हमारी आलू की फसल है, तो वो ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। उसको अवेलेबल फॉर्म में, एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है, राइट। तो वो कन्वर्ट कौन करेगा? तो ये काम कौन करते हैं? ये जमीन के अंदर जो भी बैक्टीरियाज रहते हैं, जो भी उपयुक्त जीवाणु रहते हैं, तो वो ये काम करेंगे। आप लोग बोलोगे कि जमीन के अंदर तो सभी उपयुक्त जीवाणु थोड़ी है, तो वहां पे उपयुक्त जीवाणु भी रहते हैं, कुछ हानिकारक जीवाणु भी रहते हैं। तो जो भी उपयुक्त जीवाणु है, तो वो क्या करते हैं? वो फसल की मदद करते हैं, ठीक है। वो जमीन की जो टेक्सचर है वो सुधारने के लिए हेल्प करते हैं, और जो हानिकारक जीवाणु है वो बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो बैक्टोगैंग है, बैक्टोगैंग हमारा ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 19 तरह के हम लोगों ने यहाँ पे बैक्टीरियाज ऐड किए हैं। सभी जो बैक्टीरियाज है, सभी जो जीवाणु है, वो उपयुक्त जीवाणु रहते हैं इसमें। तो इसका मेजर काम क्या रहता है कि जो भी अभी एनपीके की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एनपीके जो है वो एज सच हम लोगों ने एनपीके दे दिया। एनपीके के जो भी खाद है वो हम लोगों ने जमीन में डाल दिए, लेकिन वो ऐसे ही पौधों को नहीं मिल सकते, उन पे प्रक्रिया करनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, हम लोग गेहूं लाते हैं, हम लोग चावल लाते हैं दुकान से, लेकिन उसको हम लोग ऐसे ही नहीं खा सकते, और हमारी बॉडी उसको ऐसे भी मतलब ये नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको पकाते हैं, राइट। अगर गेहूं लाते हैं तो उसको हम लोग उसका आटा बनाते हैं, उसको उसकी रोटियां बनाते हैं, उसके सेकते हैं और फिर खाते हैं, राइट। जो चावल रहता है तो उसको भी बॉईल करके ही हम लोग खाते हैं। तो वैसे ही पौधों का भी है, पौधों को जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो जमीन में मौजूद है न्यूट्रिएंट्स, वो सभी ही वो अवेलेबल नहीं है, वो ऐसे ही नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। तो उनको भी जो है वो प्रक्रिया में जाना पड़ता है, और ये प्रक्रिया कौन करते हैं? ये प्रक्रिया करते हैं बैक्टीरियाज, जो उपयुक्त जीवाणु है जमीन के अंदर, वो ये प्रक्रिया करते हैं। तो आज की अगर खेती की जो पद्धति है, दिन ब दिन हम लोग देख रहे हैं कि खेती में मॉडर्नाइजेशन जो है, आधुनिकीकरण के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से जमीन की जो गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है। जमीन के अंदर मौजूद जो भी ये उपयुक्त जीवाणु है, उनकी भी संख्या घट रही है। तो ऐसे में हम लोगों ने ये बैक्टोगैन ऐड किया है। तो बैक्टोगैन अगर जमीन में जाएगा तो उसमें मौजूद जो भी 19 तरह के जो उपयुक्त जीवाणु हैं, ये अपना काम करना शुरू करेंगे। ये सभी जीवाणु है, ये मित्र जीवाणु है। तो जब भी ये जमीन में जाएंगे तो अभी इसमें कौन से जीवाणु हैं? तो हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज है, जैसे कि राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरुलिन है। देन इसमें पोटेशियम सोलुबलाइजिंग बैक्टीरियाज है, देन फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरियाज है, देन कुछ जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरियाज है, कुछ पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरियाज है। ऐसे 19 तरह के जीवाणु सभी इसमें ऐड है, मौजूद है, ठीक है। तो अभी जब भी जमीन में जाएंगे तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरियाज है वो क्या करेंगे? वो सभी जो नाइट्रोजन है उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरियाज है वो फॉस्फोरस को अवेलेबल करके देंगे। जो पोटेशियम सोलुबलाइजिंग बैक्टीरियाज है वो पोटेशियम को अवेलेबल करके देंगे। तो इस तरह से जो भी न्यूट्रिएंट्स जमीन के अंदर है, जो हम लोग पौधों को जमीन के अंदर दे रहे हैं, लेकिन वो उपलब्ध स्वरूप में कन्वर्ट करने का काम जो है वो ये उपयुक्त जीवाणु करेंगे। इससे क्या होगा? इससे जो भी हम लोग फसल को खाद दे रहे हैं उसका अच्छे से उपयोग हो सकता है। जो हम लोग जितनी मात्रा में जरूरी है पोषक तत्व पौधों को जाना, तो वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ फसल की जो उपज है और गुणवत्ता है वो बढ़ाने के भी ये मदद करता है।
साथ ही साथ जमीन के अंदर भी उपयुक्त जीवाणु मौजूद रहते हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी संख्या है, वो कम होती जा रही है। अगर हम लोग बैक्टोगैंग का यहाँ पे प्रयोग कर देंगे तो उनकी संख्या बढ़ाने का भी ये काम करता है, उनको भी फिर से उत्तेजित कर देता है। मतलब वो पूरा वहाँ पे जो बाकी के बैक्टीरियाज रहते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज, जो हानिकारक बैक्टीरिया, उनकी संख्या कम करता है। इसकी वजह से बाकी के जो उपयुक्त जीवाणु है उनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ाने का ये काम करता है। तो ये हो गया बैक्टोगैम के बारे में। ठीक है, तो बाकी का हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो है, अभी हम लोग बैक्टोगैंग दे रहे हैं, उसमें 19 तरह के हम लोग जीवाणु दे रहे हैं, लेकिन उनको भी कुछ एनर्जी सोर्स की ज़रूरत है। ठीक है, उनके लिए भी कुछ खाने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग तो खाना खा के सर्वाइव करते हैं, ठीक है, तो बैक्टीरियाज के बारे में भी हम लोगों को सोचना है कि उनका एनर्जी सोर्स क्या है, उनका फूड सोर्स क्या है। तो उनका फूड सोर्स है, उनका अन्न का जो सोर्स है वो है ऑर्गेनिक कार्बन, मतलब सेंद्रीय कार्बन। ठीक है, तो जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन रहता है, लेकिन उसकी भी अभी जो क्वांटिटी आप देखते हैं तो वो भी कम होती जा रही है। तो जनरली जो किसान बंधु है हमारे, तो वो ऑर्गेनिक कार्बन जमीन को मतलब कैसे पूर्तता करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कंपोस्ट जो रहता है, फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं हम लोग उसको, तो वो FYM के द्वारा ये ऑर्गेनिक कार्बन देने का काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो FYM है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसके बजाय हम लोगों ने ये कार्बन स्टोन का एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है हमारा, इसका हम लोग प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये मेनली जो माइक्रोवेल एक्सट्रैक्ट टेक्नोलॉजी है, तो उस पे आधारित सेंद्रीय कार्बन का सोर्स है। उसमें सेंद्रीय कार्बन जो है वो 35% मौजूद है। ठीक है, साथ ही साथ ये हेल्प क्या करता है, जमीन के अंदर ऐसा क्या काम करेगा, ऑर्गेनिक कार्बन का क्या रोल रहता है, ये मिट्टी की जो संरचना है वो अच्छा बनाने के लिए काम करता है, बेहतर बनाने के लिए काम करता है। साथ ही साथ जो जीवाणु है, तो जीवाणु का ये एनर्जी सोर्स का काम करता है, उनको फूड सोर्स का काम करता है। जीवाणु जो है वो ये सेंद्रीय कार्बन है तो उस पे जीवित रहते हैं। तो अगर हम लोग सेंद्रीय कार्बन दे रहे हैं तो ये उसके वजह से क्या होता है कि जो भी बेनिफिशियल बैक्टीरियाज है, जो उपयुक्त जीवाणु है जमीन के अंदर, तो उनकी संख्या बढ़ाने के लिए ये हेल्प करता है, उनकी सर्वाइवल का काम करता है, मतलब उनको जीवित रखने का काम करता है। तो साथ ही साथ अगर जो उपयुक्त जीवाणु है उनकी संख्या बढ़ती है तो ऑब्वियसली जो भी पोषक तत्व है तो वो कन्वर्ट करते हैं, जो पोषक तत्व रहते हैं तो उनकी भी क्वांटिटी जो है वो बढ़ाने के काम करते हैं। मतलब जो भी पोषक तत्व है वो जो उपलब्धता है तो वो बढ़ाने का काम करते हैं, राइट। तो इसकी जो मात्रा है तो 1 से 2 किलो प्रति एकड़ के लिए ये काफी है। जहां हम लोग 1 टन FYM का यूज करते हैं प्रति एकड़, ठीक है। जो हमारे किसान बंधुओं को पता होगा कि जब भी 1 एकड़ क्षेत्र रहता है वहां पे FYM का एप्लीकेशन करना रहता है, FYM देना रहता है, तो हम लोग कितना लगता है, हम लोगों को 1 टन से ज्यादा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोचिए 1 टन FYM कहाँ है और हमारा 1 से 2 किलो कार्बन स्टोन कहाँ है। आपको भी मतलब इसमें जो डिफरेंस है वो पता चलेगा कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत से इजी है। आप इसको ड्रेंचिंग के थ्रू, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू भी दे सकते हैं। तो ये उसका उपयोग करने में भी एक सहजता में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गए आज जो भी आलू की फसल की बुआई के टाइम पे हम लोगों को क्या देना चाहिए, ठीक है। तो आज डॉक्टर साहब ने तो बहुत अच्छी जानकारी दी बीजोपचार और प्रारंभिक अवस्था में उपयोग होने वाले पोषक तत्वों के बारे में, ठीक है। और आपको ऐसी ही जानकारी आलू बंडे के बारे में ऐसी ही जानकारी चाहिए तो अगले हफ्ते डॉक्टर साहब फिर वापस आएंगे सेम यूट्यूब अपने यूट्यूब लाइव पर। और हाँ, एक जानकारी और भैया,
दी फार्म पीपल ऐप है तो डाउनलोड करना ना भूलें। वहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जो अभी जानकारी यहाँ पे हम लोगों ने दी है वो सभी जानकारी आपको वहाँ पे भी मिलेगी। कैसे यूज करना है, किस अवस्था में हम लोगों को पोषक तत्व देने हैं, तो वो सभी जानकारी आपको दी फार्म पीपल ऐप पे मिल जाएगी। बस एक क्लिक की देरी है। तो दी फार्म पीपल ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद।